बिगिनर के पास या किसी बंदे के पास एक बेसिक कैमरा है तो यूएई में सरवाइव कर सकता है वो एज अ फोटोग्राफर, एज अ हाँ, वीडियोग्राफर। अगर बेसिक कैमरा है आप सरवाइव कर सकते हो। कंडीशन यही है कि जब वीडियोग्राफर फोटोग्राफी से आप मतलब वहाँ पे जॉब कर रहे हो या फिर आप फ्रीलांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यूएई में मतलब रियलिस्टिकली कितनी अर्निंग हो सकती है? कोई नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पे? यूएई में मेरे को ऑलमोस्ट 8 साल हो गए। क्लाइंट का शूट करते करते क्लाइंट को मैंने पिक्चर्स कैमरा में दिखाए एंड ही वाज सो हैप्पी कि जितने का मेरा असाइनमेंट था पूरा इवेंट का, उससे ज़्यादा पैसे उसने कैश में मेरे को एक लिफाफे में जाने से पहले दे दिया। मैं ना बोलता रह गया, बट ही सेड कि नहीं, अपनी खुशी से दे रहा, रख लो। जब मैंने वापस आके घर खोला उस इनवेलप को तो उसमें बहुत सारे पैसे थे और दिरहम में थे। यहाँ तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है इस मामले में। लोग प्रैंक कर जाते हैं और बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रैंक कर जाते हैं लोगों के साथ, हद से ज़्यादा पार हो जाती हैं बातें कई बार यहाँ पे। जब मैंने यहाँ के लिए जॉब अप्लाई किया था, इंडिया में ऑलरेडी वर्किंग था मैं। जब यहाँ की जॉब असाइन हुई मुझे इंटरव्यूज़ के बाद, तब मैंने वहाँ पे इंडिया में रिज़ाइन किया और फिर नोटिस पीरियड इंडिया में सर्व करके वापस फिर यहाँ पे आया मैं। अच्छा, मतलब यूएई में जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का मार्केट है वो इंडिया से कितना डिफरेंट है? मतलब यहाँ से थोड़ा अलग है या फिर? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आई वाज शूटिंग ऑन बिलियनियर, एक प्लास्टिक सर्जन है यहाँ पे। उनके साथ क्या हुआ कि उनको माइक लगाया मैंने यहाँ पे और माइक शूट के बाद हटाना भूल गया उनके कोर्ट से एंड ही वेंट बैक टू अबू धाबी और मैं शारजा चलाया। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है शारजा और अबू धाबी में। वेरी मतलब इंडिया की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लाइक जैसे मैं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अच्छा कमा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलीगल, बट मतलब वहाँ तो यार बहुत ही एक तरीके से, यहाँ इलीगल नहीं है, इंडिया में लीगल है बिल्कुल। मैं यहाँ पे इलीगल है। और मैं अगर कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर इंडिया से यूएई शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है, अपना करियर बनाना है उसे, तो रियलिस्टिकली उसे मतलब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? वो लोग पहले चले जाते हैं खुशी खुशी, उसके बाद वहाँ पे जाके थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि हमें जाना है, हम बहुत परेशान हो गए, हमें रहने के लिए जगह नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। ऐसा होता है कि वीडियोज़ वगैरह आई हैं मेरे पास। तो मतलब इस पर क्या कहना है आपका? लाइक ऐसा होता है एक्चुअल में? हाँ होता है। लोग कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती या फिर कुछ और प्रॉब्लम? क्योंकि जिस हिसाब से लोग इंडिया में रहते हैं वो डिफरेंट है यहाँ के रहने के तरीके से। हर सक्सेस के पीछे की स्टोरी होती है जो लोग देखते नहीं। वेलकम टू बिहाइंड द नॉइज, जहां हम बात करते हैं अनरियल स्ट्रगल्स और डिसीजंस की जो किसी को आगे ले जाते हैं। आज के एपिसोड में स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जो पिछले 8 साल से यूएई में एज अ फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हैं और आज भी ग्रो कर रहे हैं। चलो शोर के पीछे की असली कहानी सुनते हैं। दिस इज बिहाइंड द नॉइज। ऐसी ही और रियल कन्वर्सेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इंडिया से यूएई जाने का आपने डिसीजन कैसे लिया और उस टाइम पे सबसे बड़ा रिस्क क्या था आपके लिए? मैं इस मामले में काफ़ी लकी रहा हूँ। आई वॉज वर्किंग इन नोएडा, अच्छा पोजीशन था, अच्छी सैलरी थी, सारा कुछ अच्छा था। लकी इस मामले में कि मेरे रिलेटिव्स हैं कुछ यहाँ पे, तो उनके थ्रू मुझे थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फ्रॉम देयर ओनली। तो कुछ इंटरव्यूज़ मेरे असाइंड हुए टेलीफोनिक, और वो क्रैक होने के बाद, काफ़ी राउंड्स होने के बाद, मेरे को वीज़ा इंडिया में बैठे बैठे मिल गया था। तो वीज़ा ले करके डायरेक्टली जॉब लेके मैं यूएई आया था। तो मेरे लिए उतना हासिल नहीं रहा, उतनी परेशानी नहीं रही। मतलब इंडिया में जब इंडिया में थे उस टाइम पे जॉब लग गई थी, जब आप अप्लाई वगैरह कर रहे थे, तो जॉब के बाद आप यहाँ पे आए इंटरव्यू वगैरह क्लियर होने के बाद? हाँ, जब मैंने यहाँ के लिए जॉब अप्लाई किया था, इंडिया में ऑलरेडी वर्किंग था मैं। जब यहाँ की जॉब असाइन हुई मुझे इंटरव्यूज़ के बाद, तब मैंने वहाँ पे इंडिया में रिज़ाइन किया और फिर नोटिस पीरियड इंडिया में सर्व करके वापस फिर यहाँ पे आया मैं। तो जब मैं यहाँ पे लैंड किया तब मेरे हाथ में जॉब थी ऑलरेडी। तो उस टाइम पे कोई रिस्क हुआ था? मतलब ऐसा लगा था कि लाइक इंटरव्यू वगैरह आपने बहुत सारे दिए हों या फिर 1-2 इंटरव्यू देते ही मतलब जॉब लग नहीं, गई? ऐसा नहीं है कि मैंने पहला इंटरव्यू दिया और वो हो गया, बट आई वाज लकी। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा रहा है जिस फील्ड में मैं था और जिस फील्ड के लिए आया था। मैं फोटोग्राफी के लिए नहीं आया था यहाँ पे, मेरा फील्ड काफ़ी डिफरेंट है। जो इंडिया में था, मैं आई वाज वर्किंग विद कॉल सेंटर्स, बीपीओ। सो मेरा काफ़ी दिन का एक्सपीरियंस रहा है, ऑलमोस्ट 17-18 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस चीज़ में। तो उस बेसिस पे, इंटरव्यू स्किल्स पे, मेरे एक्सपीरियंस पे कुछ इंटरव्यूज़ असाइंड हुए, कुछ राउंड्स क्लियर हुए एंड देन दे प्रेफर्ड कि उनके खुद की टीम से उनको कुछ प्रमोट करने थे, या फिर दे प्रेफर कि आप यूएई में हैं तो हम आपको हायर कर सकते हैं, आप यूएई आके इंटरव्यू दो। बट आई वाज ऑलरेडी वर्किंग देयर इन नोएडा। तो जब पहला दिया, कुछ राउंड्स क्लियर हुए, फिर हुआ कि उन्होंने इंटरनल जॉब पोस्टिंग फिल कर दी है। दूसरा दिया, कुछ जवाब नहीं आया। तीसरा दिया, राउंड्स क्लियर हुए, फिर 1 महीने बाद रिस्पांस आया कि आप सेलेक्टेड हो। फिर वीज़ा प्रोसेसिंग होती है आपकी,
आपके डॉक्यूमेंट सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं इंडिया में। उसके बाद वापस यहाँ आ गया मैं। जब मेरी पहले आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था एज अ हॉबी आपने मतलब जैसे इंडिया में फ्रीलांसिंग करते हैं एज अ हॉबी आपने दुबई में भी मतलब थोड़ा बहुत काम किया था। तो आपको फर्स्ट जो क्लाइंट मिला था आपका विदाउट अलग जॉब से थोड़ा अलग, तो वो कैसे मिला था? होता क्या है कि जब आप कोई और काम कर रहे हो, साथ में अपनी हॉबी परस्यू कर रहे हो, तो आपके जो नियर के दोस्त होते हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जब उनको पता चलता है कि अच्छा ये बंदा फोटोग्राफी करता है, इसके पास कैमरा है, तो आपको इनवाइट्स भी अच्छे मिलते हैं। बर्थडे इनवाइट्स मिलेंगे, आपको इवेंट्स के लिए मिल जाएंगे, आपके दोस्त भी बहुत बनते हैं एंड माउथ पब्लिसिटी से फिर आपको काम मिलता है। तो मुझे भी ऐसा ही काम मिला था। किसी की बर्थडे पार्टीज में फ़ोटोज़ शूट कर लिए, वहाँ पे कोई गेस्ट आया हुआ है, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके उनको दे दी, उनको पसंद आया, तो नेक्स्ट टाइम किसी का बर्थडे शूट हुआ तो उन्होंने बुला लिया। तो ऐसे ही माउथ पब्लिसिटी के थ्रू मेरे को काम मिलना शुरू हुआ था। लोगों को काम पसंद आया। अच्छा, मतलब यूएई में जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का मार्केट है वो इंडिया से कितना डिफरेंट है? मतलब यहाँ बहुत से थोड़ा ज़्यादा, अलग है या फिर बहुत ही ज़्यादा लाइक? डिफरेंट है। अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप उसको अलग-अलग तरीके से तौल सकते हो। अ, पहला, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। जितनी पॉपुलेशन है, जितनी शादियाँ वहाँ पे होती हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी शादियाँ यहाँ यूएई में होती होंगी। क्लाइंट का नेचर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ के क्लाइंट इंटरनेशनल लेवल के हैं। आप इंडिया में शादी जितना करते हो, शादी का एक इवेंट कवर करते हो, तो आपका जो बजट होता है क्लाइंट का, कंपैरेटिव यूएई के क्लाइंट से कम होता है। आजकल मैंने आए दिन रील्स देखे हुए हैं कि आपकी आपकी 10,000 में शूट कर देते हैं वीडियोज़, 15,000 में शूट कर देते हैं, और कुछ तो रील्स ऐसा है कि 5,000 में भी, 5,000 इंडियन करेंसी में आप शूट कर देते हो रील्स, और पूरी की पूरी शादी शूट कर देते हो। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे हाँ, आप ऐसा होता एक है मैंने। छोटा इवेंट भी करते हो, इवन बर्थडे पार्टी भी करते हो, तो 500-600 दिरहम ऑलमोस्ट आप ले सकते हो उस क्लाइंट से, और वो ऑलमोस्ट आपका 12-13 हज़ार निकल जाता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये होती है क्लाइंट की कि वो इंटरनेशनल लेवल का चाहता है। अब इवेंट्स भी आपके बहुत तरीके के हैं। शादियों का है, बर्थडे पार्टीज़ है, रियल एस्टेट है, आ, आपके फैशन है, एडिटोरियल है। तो क्लाइंट यहाँ काफ़ी हद तक प्रोफेशनल होते हैं, बहुत क्लियर कट बात करेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट उनको बहुत क्लियर होती है कि हमें ये चाहिए, इतने में पैसे चाहिए। बट इंडियन क्लाइंट्स के साथ भी यहाँ पे मैंने डील किया है, एशियन क्लाइंट्स का डील किया, फॉरेन क्लाइंट्स का डील किया। जो एशियन क्लाइंट्स हैं वो क्वालिटी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, लेकिन हाँ, मतलब मैंने भी देखा है लाइक ऐसा होता है, उनको एक तो उनका बजट कम होता है, उनको ऐसा होता है कि कम पैसों में उनका काम ज़्यादा हो जाए, क्वालिटी से मतलब नहीं है उनका, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। ऐसा देखा है मैंने, मतलब मेरे साथ हुआ है जब मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मेरे साथ होता रहता है ऐसा। हाँ ये है। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। बट आप जब बजट की बात करोगे तो एक्सपेक्टेशन उनकी फिर बजट में काफ़ी कम होती है। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ वो नहीं है। मतलब मेरे बेस्ट पेड क्लाइंट्स अभी तक के जो भी हैं वो मेरे फॉरेन क्लाइंट्स हैं। मतलब ये भी है कि 45 सेकेंड्स की वीडियोस के लिए भी उन्होंने इतना अधिक पे किया है, बट दे हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि हमें इंटरनेशनल क्वालिटी चाहिए और मिनिमल एडिट्स। आप री एडिट्स जो कर, मतलब क्लाइंट के साइड से आता है कि हाँ मुझे सॉन्ग चेंज करना है या कुछ चीज़ चेंज करनी है रील्स में या वीडियो में, वो बहुत मिनिमल रहता है। लेकिन कंपेरेटिव टू एशियन क्लाइंट्स के जो री एडिट्स होते हैं उनका लिमिट काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो मुझे ये बताओ लाइक जब आप यूएई में शूट करते थे, तो वहाँ पे कोई आपका कोई ऐसा मेमोरेबल शूट रहा है जो आप भूल नहीं सकते? हर शूट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप भूल नहीं सकते हो। अच्छा, एक मतलब कितना टाइम हो गया वैसे आपको, सॉरी कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पे मैंने यूएई में? यूएई में मेरे को ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। 8 साल। 8 वाओ साल। यार! 8 साल में बहुत सारे लोगों स्टार्ट। का ड्रीम होता है कि वो बाहर जाके ऐसा जॉब करें या फिर फ्रीलांसिंग कुछ भी करें, बट इंडिया से बाहर बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं उनका करियर बिल्ड करने के लिए। अ, मैंने देखा है, पर आप तो 8 साल हो गए आपको। ऐसा कोई मेमोरेबल शूट या फिर ऐसे कोई रिस्क आया हो आपकी लाइफ में वहाँ जैसे पे मैंने रहते बोला हुए? कि मुझे 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आई वाज इन डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। जब मैं यहाँ पे आया था यूएई में, तो मैंने ज्वाइन किया था एज ए क्वालिटी कोच, वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम हियर।
उनके लिए काम करता था मैं एज अ क्वालिटी कोच, उसके बाद एज अ ट्रेनर, एंड उसके बाद ऑपरेशंस में एज अ टीम लीडर। आफ्टर सर्टेन टाइम, ऑलमोस्ट लाइक 7 years लेटर, आई रियलाइज्ड कि जो हॉबी है मेरी उसको थोड़ा सा परस्यू करूँ मैं अपने करियर के लिए। एंड देन आई गॉट इनटू दिस कम्प्लीटली, कि देखते हैं करके। और जो चीज़ आपकी हॉबी है उसको करो तो वो काम काम नहीं लगता है फिर। और हर, जैसा आपने पूछा कि कुछ मेमोरेबल, हर चीज़, हर इवेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो आपको याद रहता है। कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ फ़नी इंस्टेंसेस होते हैं, और कुछ शूट्स में क्लाइंट का अप्रिसिएशन इतना अच्छा मिलता है कि आपका लगता है कि हाँ, मतलब आई हैव डन समथिंग। क्लाइंट कई बार बहुत खुश होते हैं आपके काम से। एक क्लाइंट, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, मैं कुछ बता देता हूँ। एक क्लाइंट का शूट करते-करते क्लाइंट को मैंने पिक्चर्स कैमरा में दिखाए, एंड ही वाज़ सो हैप्पी कि जितने का मेरा असाइनमेंट था पूरा इवेंट का, उससे ज़्यादा पैसे उसने कैश में मेरे को एक लिफ़ाफ़े में जाने से पहले दे दिया। मैं ना बोलता रह गया, बट ही सेड कि नहीं, अपनी खुशी से दे रहा, रख लो। जब मैंने वापस आके घर खोला उस एनवेलप को, तो उसमें बहुत सारे पैसे थे और दिरहम में थे। इंडियन क्लाइंट था, आई स्टिल रिमेंबर, बट ही वाज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। एक आई वाज़ शूटिंग ऑन बिलियनेयर, एक प्लास्टिक सर्जन है यहाँ पे। उनके साथ क्या हुआ कि उनको माइक लगाया मैंने यहाँ पे, और माइक शूट के बाद हटाना भूल गया उनके कोट से, एंड ही वेंट बैक टू अबू धाबी, और मैं शारजा चला आया। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है शारजा और अबू धाबी में। सो मुझे वो वापस लेने के लिए जाना पड़ा। वो काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन मतलब जब मैं उनके घर पे गया तो बहुत ही वार्म वेलकम था। और एक बिलियनेयर की लाइफ जब देखने को मिली वहाँ पे, तो समझ में आया कि हाँ, आप आओ दुबई, फिर पता चलता है कि पैसे की कोई एंड नहीं है। आप जितना कमाना चाहो उसे कमा सकते हो, बट यू नीड टू हैव स्किल्स। और भी बहुत सारे हैं, बट हर किसी के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। बुरा एक्सपीरियंस में बताऊँ तो, मैं याट में शूट कर रहा था, बर्थडे पार्टी थी, बहुत सारे बच्चे थे, और बच्चे तुमको पता ही है कैसे घूमते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। तो एक बच्चे ने मेरा मेरा हाथ से कैमरा गिरा दिया, और मेरा कैमरा और लेंस बिल्कुल ज़मीन पे गिरा, और मेरा 4,500 दिरहम का लेंस खराब हो गया। बट आई कुड नॉट से एनीथिंग। तो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मतलब लाइक अगर कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर इंडिया से यूएई शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है, अपना करियर बनाना है उसे, तो रियलिस्टिकली उसे मतलब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? यार, ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है तुम्हारा। मोस्ट लोग यही पूछते हैं कि हम यूएई आके काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बट आपकी, अब यही है कि आपको, अगर मुझसे कोई पूछे कि खाना बनाना है तो क्या सीखना पड़ेगा, पहले तो आप ये पता करो कि आप बनाना क्या चाहते हो। तो अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो, वीडियोग्राफी कर रहे हो, तो जैसा मैंने बताया कि फोटोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वेडिंग शूट करते हो, इवेंट शूट करते हो, बर्थडे शूट करते हो, रियल एस्टेट शूट करते हो। आपका नीश क्या है, आप किस चीज़ में माहिर हो, और माहिर हो भी कि नहीं हो। क्योंकि कंपटीशन हर जगह है, इंडिया में ज़्यादा है इनफैक्ट, यहाँ कम है। लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। आपको पैसे अधिक मिलते हैं, लेकिन आपके स्किल की वजह से मिलते हैं। आप जब डिलीवर नहीं कर पाओगे अच्छा रिजल्ट, तो क्लाइंट आपको दोबारा रेफर नहीं करेगा, किसी और को भी नहीं करेगा, और आपके पास वापस भी नहीं आएगा। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपके स्किल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। आने से पहले सबसे पहले अपने स्किल स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाओ। आप जब यहाँ होगे तो क्लाइंट को कुछ तो दिखाना पड़ेगा। क्लाइंट सीधे पैसे नहीं देगा आपको, सीधे असाइनमेंट नहीं देगा। आप क्लाइंट को दिखाओगे कि हाँ, मैं ये काम करता हूँ, ये रिजल्ट मैं डिलीवर करूंगा। इवन बर्थडे पार्टीज के लिए भी दे आस्क मी कि आपने पुराना काम किया है तो दिखाएं। मेरा स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का एक इवेंट था, द वेरी फर्स्ट इवेंट आई मिस्ड, बिकॉज द क्लाइंट आस्क्ड मी कि आपने स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की है कि नहीं। फुटबॉल मैच का एक इवेंट था, तो मैंने इनको इवेंट्स के पिक्स दिखाए, बर्थडेज के दिखाए, सब कुछ दिखाया, जितना फैशन का किया सब कुछ दिखाया। बट ही वॉज नॉट हैप्पी कि नहीं, मुझे आपने स्पोर्ट्स किया तो दिखाए। मेरे पास नहीं था, एंड आई मिस दैट। तो आपको अपना काम दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। आप इंडिया में करो, बाहर करो, कहीं करो। और मैं सोचता हूँ कि इंडिया में करना ये चीज़ ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वहाँ आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए कुछ करने के लिए। आप लोगों की फ़ोटोज़ भी खींच सकते हो। यहाँ पे यू नीड टू हैव परमिशन टू शूट समवेयर। आप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की फ़ोटोज़ नहीं ले सकते हो। आप किसी आदमी का या किसी इंसान का फ़ोटो बिना उसकी परमिशन से नहीं ले सकते हो। हर कहीं शूट नहीं कर सकते हो। यहाँ बहुत तो सारे, मतलब बहुत ही बुरा हाल है इस मामले में। लोग प्रैंक कर जाते हैं और बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रैंक कर जाते हैं लोगों के साथ। हद से ज़्यादा पार हो जाती हैं बातें कई बार यहाँ पे।
एक फ्लो चार्ट होना चाहिए आपका कि आप क्या कर रहे हो, अपने स्किल्स स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद यहाँ आने के सोचने के लिए नेक्स्ट स्टेप आपका है आपके पास फाइनेंसेस कितने हैं। आप आओगे तो दो ऑप्शन है, या तो आप जॉब लेके आ रहे हो मेरी तरह, मतलब आपने इंटरव्यूज दिए हैं और आपको जॉब मिल गई, आप डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हो। दूसरा है कि आप आ करके यहाँ जॉब खोज रहे हो। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आने के लिए बहुत मुश्किल देखा लोगों को मैंने, बिकॉज मोस्टली दे प्रिफर कि बंदा यहाँ पे हो। आप आओगे या फिर ज्वाइन करोगे, दे डोंट प्रिफर दिस थिंग मोस्टली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, हम्म, वीडियो भी देखी है मैंने कुछ लोगों की, वो लोग पहले चले जाते हैं खुशी-खुशी, उसके बाद वहाँ पे जाके थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा यहाँ पे, वो कि हमें जाना है, हम बहुत परेशान हो गए, हमें रहने के लिए जगह नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, ऐसा होता है कि वीडियोज़ वगैरह आई हैं मेरे पास। सो मतलब इस पे क्या कहना है आपका? लाइक ऐसा होता है एक्चुअल में? हाँ होता है। लोग कोई लोग जॉब परेशान वगैरह नहीं होते हैं मिलती या फिर कुछ और प्रॉब्लम? क्योंकि जिस हिसाब से लोग इंडिया में रहते हैं वो डिफरेंट है यहाँ के रहने के तरीके से। यहाँ पे हुँ, हुँ। सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर वहाँ पे इंडिया में आपका रहना और रहना स्पेशली कंपैरेटिव बहुत सस्ता है, यहाँ पे आपका रहना काफ़ी महंगा है। जैसे मैं कुछ दिनों पहले तक अपना खुद का स्टूडियो में रह रहा था टिल द टाइम आई वाज वर्किंग। मेरी पोजीशन अच्छी थी, मेरी सैलरी अच्छी थी इन कॉर्पोरेट, तो मेरे लिए ईजी था। एंड आई वाज पेइंग ऑलमोस्ट 4 लाख पर ईयर ओनली फॉर माई रेंट अपार्ट फ्रॉम माई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल। मतलब 4,000 दिरहम, सॉरी 20,000 दिरहम्स मैं सिर्फ रेंट पे करता था। ये तो बहुत ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले। ये स्टूडियो है एंड दैट टू इन शारजा। दुबई इज़ मोर एक्सपेंसिव। तो अगर कोई वहाँ से आना चाहता है तो पहला खर्च आता है उसका वीज़ा का। आप 3 महीने का वीज़ा लेके आते हो, आप यहाँ रुकते हो। रुकने के लिए आपको ऑब्वियसली आप मेरी तरह फ्लैट नहीं लोगे रहने के लिए खुद के लिए, तो लोग क्या करते हैं कि बेड स्पेस में मूव कर जाते हैं। बेड स्पेस विल कॉस्ट यू नियरली 500 टू 700 दिरहम्स, जो कि मान के चलो तुम्हारा 10,000 से ऊपर ही जाता है इंडियन करेंसी में। अच्छा, मतलब मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, वो फ़िलहाल सऊदी अरब में है एंड मतलब वो ड्राइविंग करता है वहाँ पे, है ना? तो उसने मुझे एक बार वीडियो कॉल पे दिखाया था कि मतलब जो जहाँ वो रह रहा है ना, वो बहुत ही छोटा-सा एरिया है और बस उसकी लेटने की जगह है और थोड़ी-सी एक्स्ट्रा जगह है, मतलब बहुत ही कम। तो ऐसा है, ऐसा मतलब ऐसा बेड एरिया वैसा ही रहता है क्या कुछ? हाँ, बेड स्पेस कुछ वैसा ही होता है। अरे यार! आपको एक बेड और सोने की जगह होती है और थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह होती है और साफ़ सुथरी जगह होती है। मैंने देखा है बहुत लोगों को वैसे इस जगह पे, बट अब जिनको आदत नहीं है वैसे रहने की, उनके लिए रहना मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए यही होता है कि ऐसे कैसे रहें। या फिर बेड स्पेस में शेयरिंग्स भी होती हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव बेड स्पेस भी होते हैं जहाँ एक रूम में 2 लोग रहते हैं। डिपेंड करता है आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। आपके पास पैसा अच्छा है अरे तो आप आप तो बहुत ज़्यादा फिर भी खर्च कर रहे हो। यहाँ पे मैं अपना बताऊँ, मैं भी अपने घर से बाहर ही रह रहा हूँ, है ना? सो यहाँ पे जो मेरा रेंट है वो 7,000 रेंट है मेरा रूम का एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस वो 500 आता है बस। और मेरी और चीज़ों का खर्चा मिला के अराउंड अराउंड मेरा मतलब 15 टू 20,000 मेरा मंथली खर्च हो जाता है सिर्फ़ मतलब खाने और रहने में ही। तो मेरा तो बहुत कम है यार आपके मुकाबले। तो मैं ये बता रहा था कि आपका एक फ्लो चार्ट आपको फॉलो करना होता है कि आप क्या करना चाहते हो, कितने माहिर हो, आपके पास इक्विपमेंट्स कौन-सी हैं, उसके बाद स्किल्स में आप कितने आगे हो, सेकेंडली आपके पास पैसा कितना है, कि आप कितने दिन बिना जॉब के सर्वाइव कर पाओगे। और सिर्फ जॉब मिलने तक ही नहीं, जॉब मिलने के बाद चलो जॉब मिल गई आपको तो एक मंथली आपकी सैलरी रहती है। डिपेंड करता है कि आप फ्रीलांस काम करना चाहते हो या आप किसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हो। फ्रीलांस काम करना मतलब आप खुद अपने लिए काम करोगे, आपका कोई बॉस नहीं, लेकिन उसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस का भी एक कॉस्ट है पर ईयर। और जब आप खुद के लिए काम करते हो तो अपना लाइसेंस लोगे तो अपना वीज़ा भी आपका उसमें इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट है एंड दैट इज़ वेरी मतलब इंडिया की एक्सपेंसिव। तरह बिल्कुल भी नहीं है, लाइक जैसे मैं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अच्छा कमा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलीगल। बट मतलब वहाँ तो यार बहुत ही एक तरीके से यहाँ इलीगल नहीं है, इंडिया में लीगल है बिल्कुल। हम मैं यहाँ पे फ्रीलांसर हूँ इलीगल है। और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ।
वाह यार। अभी अभी अगर आपको यूएई में फ्रीलांस काम करना है तो अलग अलग एमिरेट्स के अलग अलग फ्रीलांसिंग लाइसेंसेस होते हैं। आप इंक्वायर करो और हर फ्रीलांस के अंदर कुछ कुछ सब कैटेगरीज होती हैं कि आपको फोटोग्राफर चाहिए, वीडियोग्राफर चाहिए, इवेंट चाहिए या किसी और चीज़ के लिए, आप वो सेलेक्ट करो। तो इन डेप्थ में जाओगे तो काफ़ी कुछ है उसमें समझने के लिए, बट एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि आप फ्रीलांस के लिए यू हैव टू टेक वीज़ा एंड द अमाउंट इज़ रियली हाई कंपेरेटिव। अगर ऑन एन एवरेज बताऊँ तो 8 से 10,000 तुम्हारा साल का जाता है उसमें, अपार्ट फ्रॉम योर वीज़ा कॉस्ट। बहुत खर्चा है, बहुत। अच्छा, जैसे मतलब एक बात बताओ मुझे, अभी एआई का ज़माना चल रहा है, बहुत स्प्रेड हो रहा है एआई, है ना? सो मतलब हाउ अफेक्टिंग एआई फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी? लाइक मतलब इसमें कुछ ऐसा नुकसान करेगा वो इन फ्यूचर, या फिर कर रहा है अभी? आपके, क्योंकि आप फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, तो आप मतलब ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फ़ायदे बहुत हुए हैं, बट अगर मैं जो बिल्कुल तो हर लेवल पे अलग अलग चीज़ें हैं इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। करेक्ट। मुझे फ़ायदे क्या हुआ है, कई बार होता है कि जैसे मैंने तुमको बताया कि मेरा एक लेंस ख़राब हो गया था गिरने की वजह से। मुझे उतना ठीक से पता नहीं चला क्योंकि वो शूट ख़त्म होते होते हुआ था। सेम लेंस लेके नेक्स्ट डे मैं शूट पे गया कहीं और पे, वहाँ शूट किया और वो पिक्चर्स फोकस क्लियर नहीं था, ब्लर आई थी। जब मैं वापस घर आके वो पिक्चर्स देखी मैंने, तो मुझे लगा कि क्लाइंट नाराज़ हो जाएगा। तो मैंने एआई के थ्रू वो शार्पनेस या फोकस उसका इन्हांस कर दिया। मेरे लिए प्लस पॉइंट था। अभी एआई के जनरेटिव फिल्स हैं। जनरेटिव फिल्स फ़ोटोशॉप में तुमने शायद देखे होंगे कि आप एडिटिंग बहुत ईज़ी से कर सकते हो। इनफैक्ट अब बच्चों का खेल एक कर एक दिया प्रॉम्प्ट उन्होंने। दे के आप, आप हाँ, एक बस प्रॉम्प्ट दो और हो जाएगा सारा काम। फ़ोटो लो मोबाइल से, नॉर्मल फ़ोटो लो अपनी, उसको चैटजीपीटी में डालो और अपने कमांड्स लिख दो। आपको जैसी फ़ोटो चाहिए, आपको कलर चेंज करना है, आपको उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, आपका फेस का एंगल चेंज करना है, आपके पिंपल्स हटाने हैं, सारा वो कुछ करके दे देगा। तो इन जनरल वो अच्छी चीज़ भी हो और ख़राब भी है। ख़राब किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत लोगों की इनकम पे फ़र्क पड़ा उसकी वजह से। अब जो रीटचर्स हैं, हाँ, पहले हम फ़ोटो खींच करके, अगर बहुत हाई एंड क्लाइंट हमारा बहुत अच्छा पे करने वाला है, तो हम फ़ोटोज़ खींच करके, स्पेशली मॉडल्स की, जो ब्यूटी शॉट्स होते थे, उनको हम मैनुअली कलर ग्रेड करते थे, रीटच करते थे, उनको स्मूथ वगैरह करना, सारा कुछ करके मैनिपुलेशन करना, और सारी हम चीज़ें दे हम देते मैनुअली थे करते थे। हम दे देते थे रीटचर को, और रीटचर भी ठीक-ठाक प्राइस चार्ज करते हैं। तो अब वो काम क्या है कि एआई के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, और वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर व्हिच आई एम यूजिंग एज़ ऑफ नाउ इज़ इवोटो। रीटचिंग का मेरे ख्याल से 90% काम मेरा वो कर देता है। तो हाँ, इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं, बट डिपेंड करता है तुम जितना पैसा डालोगे वो वैसा ही होगा। वो कहते हैं ना, जितना शक्कर डालो उतना मीठा होगा। तो हाँ, एआई से तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, बट बहुत सारी चीज़ें खराब भी हुई हैं। दूसरा ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी, पहले क्या होता था, आप प्रोडक्ट खींच करके और उसको फिर सारा कुछ उसका बैकग्राउंड या जो भी आप फोटो खींचते समय अरेंज करते थे। अब क्या है, फोटो खींचो, कमांड करो और उसके बाद जैसा चाहिए आपको। मैंने एक परफ्यूम का फोटोशूट किया था, इजिप्ट का मेरा क्लाइंट था। उसने इजिप्ट से मेरे लिए परफ्यूम भेजा था, एंड बाद में उसने बोला मुझे कि मुझे इसके साथ ऊद चाहिए, वुड, ऊद, उसके साथ सिगार ऊद का। मीन्स? ऊद ऊद एक वुड होता है, उससे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, बहुत फेमस होता है वो। ओके, ओके। ठीक है, वुड लाइक जैसे एक, चंदन से भी कुछ बनते हैं। एग्जैक्टली वो एक पेड़ के ऊपर का छाल होता है और काफ़ी महंगा मिलता है, उससे एक्सट्रैक्ट करके और परफ्यूम्स बनते हैं। तो उस परफ्यूम के अंदर ऊद का पार्ट था, सिगार था, और कुछ और भी एक्सपेक्टेशन थी क्लाइंट की कि आप ये घोड़े के पीछे इसको लगा दो, मॉडल है अरेबिक उसके साथ ये हो, बट बजट उतना नहीं था। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को शूट किया और एआई के थ्रू कमांड दे करके वो सारा कुछ, बैकग्राउंड चेंज हो गया, उसके पीछे सिगार जलता हुआ आ गया, घोड़ा दौड़ रहा है उसके पीछे, सारा कुछ ऑडियो वीडियो सब सारा कुछ क्रिएट करके देता वो। हाँ, मतलब पिछले अभी 1 साल पहले तक लाइक एआई पहले आइडेंटिटी सेम नहीं रख पाता था। मतलब अगर एक फेस है उसे कंसिस्टेंट नहीं रख पाता था। अभी तो फिलहाल ऐसा हो गया कि वीडियोज़ तक में आप मतलब कंसिस्टेंट रख सकते हो अपने फेस को, है ना? अगर इन जनरल इन शॉर्ट बोलूँ तो फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में
सॉफ्टवेयर्स जो अभी इवॉल्व हुए हैं एडिटिंग के लिए, स्किन एडिटिंग है, रीटचिंग है, या प्रोडक्ट शूट्स पे बहुत फ़र्क पड़ा है। प्रोडक्ट शूट का मार्केट बहुत, आई वुड नॉट से डाउन हुआ, लेकिन फ़र्क पड़ा है। अब जैसे हाई एंड कस्टमर्स हैं, जैसे रोलेक्स है, वो कभी भी जो देते हैं फोटोग्राफर्स को, वो कभी नहीं बोलते हैं कि हाँ आप एआई से हमारा रिटच करो या एआई से जनरेट करो। लेकिन हर कोई उस हाई एंड लेवल पे नहीं रहता है उसमें कस्टमर्स, सो दे वांट वेरी लेस। अच्छा, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया है यूएई जाने के बाद कि आपको ऐसा लगा हो कि यार यहाँ आना तो गलत था, ऐसा कोई मोमेंट हो? नहीं, मैं एक्चुअली अपने लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं करता अपने डिसीजंस को लेकर के। एंड मैं बाकी को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी डिसीजन लेते हो अपने लिए, तो उस पे खरे उतरो, क्योंकि उसका अगर अच्छा होता है तो भी आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और बुरा होता है तो भी लेना है। एंड किसी की इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन मत लिया करो। आप सुनो सबकी, बट करो अपनी। मैं अगर यही नहीं आता तो शायद मैं अभी जिस बैंक के साथ मैं काम कर रहा था इंडिया में, शायद मैं अभी वीपी लेवल पे होता वहाँ पे। बेस्ट ऑप्शंस जो हो सकते थे, बट मेरा ये खुद का डिसीजन था यहाँ आना। और जितनी एक्सपीरियंस हुए मेरे को यहाँ पे, डिफरेंट नेशनैलिटीज़, डिफरेंट पीपल, कल्चर, आई एम हैप्पी दैट आई हैव लर्न समथिंग न्यू। अच्छा, मतलब जैसे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में, जब वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से आप मतलब वहाँ पे जॉब कर रहे हो या फिर आप फ्रीलांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यूएई में मतलब रियलिस्टिकली कितनी अर्निंग हो सकती है? कोई नहीं है, अगर मतलब टू बी ये वेरी ऐसा। फ्रैंक, अब डिपेंड करता है कि आप, सी आई टेल यू वन थिंग। मैं, मेरे पास जितना इक्विपमेंट है, और मेरे पास क्लाइंट कौन सा हो, और मेरी स्किल्स कितनी है, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मेरे को बहुत अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स मिलते हैं। तो जहाँ पे इंडियन वेडिंग्स, इंडियन वेडिंग्स की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे 20 से 25 हज़ार में फोटोग्राफी हो जाता है वहाँ पे। उसके लिए हम्म। हाईएस्ट यहाँ पे 80,000 दिरहम भी मिलते हैं वेडिंग्स के लिए। 80,000 दिरहम, वाओ। बट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो यहाँ पूरी शादी हो कस्टमर, मतलब 80,000 दिरहम में यहाँ पूरी शादी हो जाएगी, बहुत बड़ी। 80,000 बहुत अच्छा प्राइस है। लेकिन तुम सोच सकते हो कि जिस कस्टमर ने तुम्हें 80,000 दिया है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। वो हॉलीवुड मूवी जैसा ही कुछ चाहेगा आपसे। और मुझे याद है अभी तक का मेरा जो सबसे बड़ा इवेंट मैंने किया था, जब मैं इवेंट के अंदर गया तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा डर गया था। इट वॉज द रियल एस्टेट इवेंट, और वो हॉलीवुड पार्टी की तरह थी, और हर 10 कदम पे एक फोटोग्राफर देखा होगा, कुछ नहीं तो कम से कम 100 फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर थे उस इवेंट में। एंड आई वाज लाइक कि और वो इनकी, सबको पे कर रहे होंगे। हाँ, दे वर लाइक कि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक कि मेरे को अब इनके साथ मैच करना अपना क्वालिटी, क्योंकि वहाँ पे मैंने हाईएस्ट इक्विपमेंट्स देखे हैं, क्रेन से लोग शूट कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रेन हैं, हर मतलब एक्सेप्शनल था सारा कुछ वहाँ पे। एंड आई वाज लाइक कि मुझे भी अब इनकी क्वालिटी मैच करनी है, अदरवाइज क्लाइंट विल नॉट बी हैप्पी। तो एक प्रेशर भी रहता है आपको डिलीवर करने के लिए कि हाँ, मुझे ऐसे अच्छे से अच्छा डिलीवर करना है। इट्स नॉट ओनली शूट, शूट के बाद एडिट्स भी आपकी हाई क्लास होनी चाहिए। अच्छा, लाइक मतलब अगर किसी बिगिनर के पास या किसी बंदे के पास एक बेसिक कैमरा है, तो यूएई में सरवाइव कर सकता है वो एज अ फोटोग्राफर, एज अ हाँ, वीडियोग्राफर? अगर बेसिक कैमरा है आप सर्वाइव कर सकते हो। कंडीशन यही है कि आपको बहुत सारे शूट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक कैमरा में आप बर्थडे कर सकते हो, इवेंट कर सकते हो छोटे मोटे। बट जहाँ आप प्रोफेशनल क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हो, जैसे रियल एस्टेट है, आपका एडिटोरियल है, मैगजीन्स के लिए है, या फैशन है, वहाँ पे आपको वो थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि वो बेसिक कैमरा आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। स्टिल आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, आप रेंट पे उठा सकते हो कैमरा गियर्स। आप क्लाइंट से चार्ज करो, और उसमें से थोड़ा अमाउंट रेंट को पे कर दो। यहाँ पे अच्छे खासे अ, हैं एजेंसीज जो आपको पर डे के रेंट पे देती हैं गियर, आप उठा सकते हो। बट फिर वही है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। तो अनु ब्रो, मतलब अगर आपको, जैसे अभी आपको 8 साल हो गए यूएई में, और अभी आप ठीक ठाक कर रहे हो, मतलब अच्छा खासा कर रहे हो मेरे हिसाब से तो, और बहुत सारे लोगों का सपना होता है वहां पर रहने के, मतलब काम करना। तो अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना हो,
ज़ीरो से बिल्कुल आपके पास थोड़ा बहुत ही अमाउंट है क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो और आपके पास इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे और यहाँ तक आने के लिए क्या करोगे आप? ज़ीरो मनी के हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टे करने के लिए पैसा चाहिए चाहिए। आपको थोड़ा बहुत तो चाहिए ताकि आप एटलीस्ट रेंट पे कर सको अपना, और वीज़ा का पे कर सको अगर आपके पास जॉब नहीं है तो। मतलब आप एक जॉब खोजोगे मतलब बेस्ट। ये तो कंटिन्यू है, ये तो जाएँगे मतलब जैसे वीज़ा और रेंट और फिर आपको खाना वगैरह भी हो गया और मतलब लिविंग लाइफ़ भी हो गई, उन बेसिक चीज़ों में भी नीड है मनी की। अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे पास रहने के लिए और खाने के लिए पैसा है, तो आगे कैसे बढ़ना है मुझे? तो आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर एजेंसीज़ जहाँ पे मैं काम खोज सकता हूँ, अगर मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। क्योंकि एजेंसीज़ आपको इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कराती हैं आपके स्किल्स पे, लेकिन उसके लिए आपका पोर्टफोलियो भी पहले से तैयार होना चाहिए। आप एजेंसीज़ के पास जाओगे तो कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए कि क्या है, क्या नहीं है। आपको ब्लाइंडली कोई क्यों लेगा? जहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन है, प्राइस को भी लेके कॉम्पिटिशन है, सेम इवेंट के लिए, और स्किल्स को लेके भी है। तो एजेंसीज़ में जा कर के खोजो। दूसरा, अगर आपका फ्रेंड सर्कल है या पीयर ग्रुप है कुछ, तो आप सबको बता के रखो कि हाँ, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी इक्विपमेंट्स कहीं से मिल सकता है तो, या फिर मुझे इवेंट्स के असाइनमेंट मिल सकते हैं। तीसरा, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, दुबिज़ल पे, हर जगह अपना आप ऐड डालो, अगर डाल सकते हो तो, कि आपको असाइनमेंट मिल सके। और मैं आई बिलीव इन कि किस्मत बहुत, अगर मेहनत करते हो तो कुछ ना कुछ रंग लाती है हमेशा। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा मतलब जैसे यूएई में कोई बिगिनर बंदा है और उसको मतलब स्टार्ट करना है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी, तो उसके पास कौन से कैमरा, कौन से लेंसेज़ और इक्विपमेंट्स क्या-क्या होने चाहिए, तो जो वो अच्छा खासा अर्निंग कर सके? सो मैंने निकॉन से स्टार्ट किया था। मेरा इंटरेस्ट फ़ोटोग्राफ़ी में था, बट जब मैं मार्केट में उतरा हूँ और क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन देखी है, तो देखा है कि हाँ, फ़ोटोग्राफ़ी उनको चाहिए, बट मोस्टली दे नीड वीडियोज़, रील्स, टिकटॉक के लिए चाहिए उनको, और उनको यूट्यूब के लिए चाहिए, उनको पब्लिसिटी के लिए चाहिए, चाहे वो फूड फ़ोटोग्राफ़ी है या कुछ। अभी एक असाइनमेंट था कुछ दिनों पहले मेरा, फ्लावर शॉप का। तो मुझे ऑलमोस्ट 15 टू 20 बुके के फ़ोटोज़ लेकर के और उनको देने थे, एंड देन सेड कि नहीं, हमें रील्स भी चाहिए अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो निकॉन, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मेरे को वीडियो में वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो मुझे सोनी में मिला। सो देन आई बॉट अनदर कैमरा, सोनी। लेकिन एक चीज़ ओके, बोलूँगा, तो अभी आपके पास कौन-सा कैमरा है? अभी निकॉन में Z7 II यूज़ कर रहा हूँ मैं, और आई एम रियली हैप्पी विद द रिज़ल्ट फॉर फोटोग्राफी। लेकिन व्हेन इट कम्स फॉर वीडियोज़, आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोनी। सोनी में बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को एक बेसिक कैमरा चाहिए था जहाँ पे मेरा काम चल जाए और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। सो मेरे सारे दोस्तों ने, और इनफैक्ट जो वर्कशॉप के ट्रेनर्स हैं, सोनी के हैं वर्कशॉप ट्रेनर्स, उन्होंने भी सजेस्ट किया, और सोनी का A6700। They suggested couple of them, but I like this A6700। ये क्रॉप सेंसर कैमरा है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और AI बेस्ड है ये, वन ऑफ द लेटेस्ट आई वुड से, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और बाकी एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि आप कैमरे पे पैसा डालो, बट ज़्यादा पैसा आप लेंस पे डालो। कैमरा आपके पास थोड़ा लो बजट भी होगा ना, बट आपके पास लेंस अच्छा होता है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। लाइक मुझे भी लेना है, लाइक मैंने भी देखा जब जैसे मैं कैमरा लेके आया हूँ अभी जस्ट जिस कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है उसमें सिर्फ किट लेंस है उसका। अगर मुझे प्रोफेशनली शूट करना है वगैरह ऐसी चीज़ें करनी है तो मुझे काफ़ी अच्छा लेंस लेना पड़ेगा इसके लिए। तो तभी कर सकता हूँ मैं किसी मतलब क्योंकि क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आ जाता है किट लेंस का और एक नॉर्मल जो अच्छा लेंस लोगे या प्राइम लेंस लोगे उसमें। प्राइम लेंस ऑलवेज सजेस्ट किया जाता है कि आप प्राइम लेंस लो। प्राइम लेंस की क्वालिटी बहुत शार्प और काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि बाकी जो किट लेंस है उसमें एफ नंबर चेंज होता है, आप जब आप जूम इन जूम आउट करते हो, तो उससे आपका एक्सपोजर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा मतलब कोई बैड एक्सपीरियंस रहा बहुत ज़्यादा आपके किसी शूट के दौरान या फिर किसी जॉब के दौरान यूएई में? नहीं, ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा, एक्सपीरियंसेस तो बहुत रहे हैं, लेकिन
कई बार क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन आपको समझ में नहीं आती। शुरू के समय में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी क्लाइंट के साथ डील करने, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था उस समय मुझे कि क्लाइंट डीलिंग होती क्या है। क्लाइंट के साथ आप कई बार आपको किसी के थ्रू असाइनमेंट मिलता है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपने बोला कि हाँ, ये शूट करना है, आपने अपने फ्रेंड से बात कर ली और मेरे को बता दिया कि ये शूट करना है। तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन और आपने जो मुझे बताया उसमें एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस हो सकता है और शूट में इससे मैच नहीं काफ़ी हो फ़र्क आ पाती जाता चीजें। है। जैसे एक बता रहा हूँ, मैंने एक शूट किया था इवेंट में, एंड इवेंट में एक बार का एक काउंटर था, काफ़ी एक्सपेंसिव बार था वो। एंड व्हेन वी रीच टू द इवेंट, बार के ओनर से मिले और उन्होंने बताया कि आप हमारे बार पे फोकस करो और हमारे बार के सारी पिक्चर्स लेना, सारा कुछ लेना और वीडियोस लेना। तो हमने वही किया, एंड जब हमने रिजल्ट डिलीवर किया तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि इसमें तो इवेंट है ही नहीं कुछ। तो आप क्लियर करके रखो कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, आप सैम्पल पिक्स मंगा के रखो अपने क्लाइंट से कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। और बेस्ट पार्ट, ट्राई टू गेट एवरीथिंग इन रिटन। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है इवेंट का या जो कुछ भी हो, उसमें आपकी प्राइस क्लियर लिखी होनी चाहिए कि किस प्राइस पे आप काम कर रहे हो, कितने री एडिट्स होंगे आपका, फिर आप इस प्राइस में क्या डिलीवर कर रहे हो, या आप सिर्फ फोटो डिलीवर कर रहे हो, आप वीडियोस डिलीवर कर रहे हो। वीडियोस डिलीवर कर रहे हो तो कितने मिनट की वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट, स्पेशली मेरा कुछ एशियन क्लाइंट के साथ क्लैरिटी करते समय हुआ कि हमें एक छोटी सी एक क्लिप दे देना, एंड देन वी आस्क्ड कि क्लिप कितने देर की, तो उन्होंने बोला 5 मिनट की क्लिप दे देना। फोटोज का था पूरा का पूरा इवेंट, बट दे सेड कि एक छोटी सी क्लिप देते हैं ना, एक कुछ सेकेंड्स का, बट लेटर ऑन दे एक्सपेक्टिंग कि हमें 5 मिनट की चाहिए, एंड 5 मिनट की शूट आपको पे करना पड़ता है उस शूट के लिए, क्योंकि सिर्फ शूट नहीं है, उसका एडिटिंग भी होता है, और 5 मिनट की एडिटिंग एंड एडिटर कैन अंडरस्टैंड कि उसमें कितनी मेहनत लगती है। तुमसे अच्छा कोई शायद नहीं जानता होगा इस चीज़ को। तो गेट एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड। सो यूएई में कोई बिगिनर बंदा है, लाइक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है, तो क्लाइंट से डील करते टाइम मतलब ऐसी कौन सी बात है जिनका सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? जब आप नया नया काम करना शुरू करते हो तो क्लाइंट्स आपसे आपकी पोर्टफोलियो मांगता है। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपके पास कुछ तो काम होना चाहिए, तो आप फ्री में भी काम करते हो या कोलैबोरेशन में काम करते हो। तो मैंने भी वैसा ही किया था। गुड लुकिंग पीपल कहीं थे, या मेरे पुराने जिस टीम को मैंने हैंडल करता था, वहाँ के एजेंट्स थे और कुछ और बाहर के लोग थे, उनको शूट करके अपने पोर्टफोलियो तैयार किया। बट बाहर के कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने बोला कि हाँ, आप मेरा शूट करो और हम आपको और भी काम दिलाएंगे, या फिर आपको और भी काम मिलेगा हमारे थ्रू। तो हमारे कुछ रूल्स है फोटोग्राफर्स के, कुछ आई एम नॉट श्योर सबके हैं कि नहीं है। अगर आपसे कोई बोलता है कि इस बार आप काम कम पैसे में कर दो, अगली बार हम आपको ज़्यादा देंगे, तो इसका मतलब रेड फ्लैग है। दूसरा, कि आप मेरी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बना दो, हमें मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं, आपको वहाँ से काम मिलेगा, इट्स अ रेड फ्लैग। तो आपको क्या बोलना है, वो आपको पहले से तय रखना है। जैसे मुझसे अगर कोई बोले तो मैं बोलूँगा कि अगली बार के लिए शायद मैं कम कर दूँ, इस बार तो आप जो प्राइस है नॉर्मल आप वो पे कर दो। सेलर्स के मामलों में कोई आता है कि आपको और काम मिलेगा, तो मैं क्लियर कट बोलता हूँ, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ एंड आई एम वर्किंग फॉर मनी। उसके बाद आपके आते हैं पेमेंट को लेकर के। पेमेंट को लेके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आज मुझे कोई बोलता है कि मान लो तुम मेरे पास आते हो कि आज मुझे 10 दिन बाद मुझे एक बर्थडे शूट है और मुझे आपको बुक करना है, तो सारा कुछ हो गया डिस्कशन, कितने पिक्स चाहिए हैं, कितनी देर का शूट है, कहाँ शूट है, सब कुछ, और अग्री होने के बाद प्राइस हो गया। उसके बाद आई सेंड हिम वन टेक्स्ट कि दिस इज द if you agree for all those things, this is my bank account detail or my company details, please transfer 50% of the payment to confirm the booking. तो वो 50% पेमेंट लेना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगले 10 दिन में वो 10 अलग फोटोग्राफर्स को भी सर्च करता रहेगा, और जहाँ पैसा कम देख, यू नो हाउ इट गोज, समझ तो गया। हो सकता है कि आपको लास्ट मोमेंट पे डिच कर दे। अच्छा, ऐसा भी होता है यार, पता नहीं था। ये अगर यही काम हम कर दें तो उनको शायद बुरा लगेगा कि अगर सेम डे पे मुझे कोई बड़ा सामने मिल जाए,
हुआ मेरे साथ, हाँ, बट मतलब उनसे डील क्लोज हो मतलब जाए ऑलमोस्ट और डबल प्राइस। हाँ, हाँ, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं चलता हूँ प्रोफेशन को लेकर कि हाँ, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं गलत नहीं कर सकता मैं क्लाइंट के साथ। मेरा नुकसान ही नुकसान है क्योंकि मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ। दूसरा, पेमेंट बाकी 50% पेमेंट कैसे लेना आपको? अ, मेरा खुद का तरीका जो है, वंस एवरीथिंग इज़ रेडी, चाहे वीडियो हो या फ़ोटोज़ हों, फ़ोटोज़ हैं स्पेशली, तो जो मुझे 4-5 फ़ोटोज़ ढंग के लगते हैं जो मैंने एडिट कर दिए हैं, उनको भेज देता हूँ और उनको एक लिंक या मतलब बोलता हूँ कि पेमेंट बाकी क्लियर कर दें। ये रहा आपका सैंपल पिक्चर्स, आप सैंपल पिक्चर्स देख सकते हैं, बाकी पिक्चर्स रेडी हैं, बाकी पिक्चर्स आपको चाहिए तो हम लिंक भेज देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन फुल पेमेंट के बाद। उसके बाद मैं कोई फ़ॉलो-अप नहीं करता हूँ। आप अपने साइड से डिले कर रहे हो, आपको फ़ोटोज़ नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आपने फ़ोटोज़ पहले भेज दी, तो फिर आपको पीछे पड़ना पड़ता है क्लाइंट के कि पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए, और फिर 10 तरह के बहाने होते हैं जिसका कोई नहीं है। तो इट्स बेटर आप उनको सैंपल दे दो, या अगर कोई वीडियो भी है तो उसका एक कुछ सेकंड से क्लिप आप भेज दो एंड टेल देम दैट एवरीथिंग इज रेडी, काइंडली क्लियर द पेमेंट एंड यू विल गेट द डाउनलोड लिंक। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, लाइक कोई बिगिनर है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में, चाहे वो यूएई में है चाहे वो इंडिया में है, तो उसे मतलब अपने आप तरफ से आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, गियर इंपॉर्टेंट होता है बट स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको गियर कुछ हद तक सपोर्ट करेगा डेफिनेटली, लेकिन आप एक लेवल पे जाके अटक जाओगे। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप गियर आप रेंट पे उठा सकते हो, आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप इवेंट कवर करो, पैसे लो क्लाइंट से और उसका कुछ पार्ट रेंट पे दे दो सिर्फ। और जिस हिसाब से एआई और ज़्यादा सारा कुछ आ रहा है, अपने आप को अपग्रेड करो, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर्स तो बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब चली गई क्योंकि एक प्रॉम्प्ट से ही काम हो जाता है आपका। हाँ, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर ने अपना काम भी एनहांस किया उसी एआई को यूज़ करके। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। ये चीज़ अब भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में लोग जो पहले काम करते थे, आई नो देयर इज़ वन गाय जो रोलेक्स के लिए शूट करता है, बट कुछ नॉर्मल ब्रांड्स भी हैं जो उतना हाई पे नहीं करते हैं और उनको एआई चाहिए होता है, तो उसका काम कम हो गया एआई की वजह से। बट नाउ ही इज़ लर्निंग एआई, जिससे और इन्हांस कर रहा है अपना वो काम। एआई हेल्प भी करता है, तभी हेल्प करेगा जब आप उसको सीखोगे। मज़ा आया सच में। इस पॉडकास्ट में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। लाइक मुझे यूए के बारे में बहुत कम पता था, ऐसा भी इस फील्ड के रिगार्डिंग। एंड मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। पहला पॉडकास्ट था तो एक्साइटमेंट भी ज़्यादा थी, बट बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हो गया मैं। सो थैंक यू सो मच अनूप, मज़ा आया। एंड नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे फिर से करें कभी। मेरा तो पता नहीं आएगा रहेगा नहीं रहेगा यूएई आना, बट कभी इंडिया आओ तो मिलते हैं। नेक्स्ट विजिट में फॉर श्योर मिलता हूँ, और जितने भी लोग तुम्हारा पॉडकास्ट देखते हैं, एंड इफ दे नीड एनी सजेशन दे कैन अप्रोच मी, इट्स फाइन, आई विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। ओके, थैंक यू सो मच अनूप।